चलो, प्रीवियस ईयर के बाकी क्वेश्चंस तो आप लोगों ने किए कि वो भी ना ट्राई किए? पहले पीवी का पीवाई क्यू देखते हैं, फिर मैक्सिमम लॉस मेथड देखते हैं, ठीक है? चलो अभी प्लीज यहाँ पे फोकस, बहुत सारी बातें हो गई हैं, यहाँ फोकस रखेंगे सब लोग। पीवाई क्यू के फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? सेकेंड में सबको डाउट? हाँ जी, देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेकंड क्वेश्चन। A and B are carrying on business in partnership, sharing profit and loss equally. They wish to dissolve the firm and sell all the business to AB Limited on 31st March. AB Limited की ये पोजीशन हमें दिख रही है। अरेंजमेंट क्या हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की गई है एट 20% मोर देन बुक वैल्यू। फर्म को एक कंपनी ने परचेज कर लिया है, तो फर्म डिसॉल्व हो रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्म डिसॉल्व हो रही है। लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की गई है 20% ज्यादा वैल्यू पे, फर्नीचर और स्टॉक परचेज किया गया है 15% लेस वैल्यू पे, गुडविल की वैल्यू निकाली गई है 2 लाख रुपीज। फर्म के डेटर, कैश, क्रेडिटर वर नोट टू बी टेकन ओवर। कहते हैं ये सारे एसेट्स हम लोग नहीं लेंगे, बट कंपनी agreed to collect the book debts of the firm and discharge the creditors as an agent, for which the company was to be paid 5% on all the collection from debtors and 3% on cash paid to firm's creditors. फर्म कहती कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, कहते कंपनी डेटर और क्रेडिटर्स को परचेज नहीं करना चाहती, पर कंपनी ने कहा है कि हम आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, हम आपके डेटर से कोऑर्डिनेट करेंगे और सारे पैसे आपको रिसीव करके देंगे। इसके लिए हम कमीशन चार्ज करेंगे आपसे 5%। सिमिलरली सारे क्रेडिटर से कोऑर्डिनेट हम करेंगे और उसके लिए हम कमीशन चार्ज करेंगे आपसे 3%। परचेज प्राइस जो है वो अग्री किया गया। कंपनी पे कैसे करेगी? कंपनी कहती है इसके बदले में मैं आपको कंपनी के शेयर दूंगी, 10 रुपीज का शेयर मिलेगा, 2 रुपीज के प्रीमियम पे शेयर मिलेगा। कंपनी ने डेटर से सारी अमाउंट रिकवर कर ली, क्रेडिटर्स को से 5000 का डिस्काउंट रिकवर कर लिया। कंपनी ने जो भी बैलेंस पे करना था वेंडर्स को वो कैश में पे कर दिया है। हमें फर्म की बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें, ठीक है? देखो जी क्या हुआ। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, देन स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, एंड लास्ट में कैश एंड बैंक अकाउंट। क्वेश्चन में तो सिर्फ ये तीन चीजें ही डिमांडेड है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स की कैपिटल एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। बट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए
मैं आपको कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री होगी ये भी बता देती हूँ। जब कंपनी किसी पार्टनरशिप फर्म को परचेज कर रही है तो कंपनी अपनी बुक्स में से कैसे रिकॉर्ड करेगी? हमारे सिलेबस में कंपनी अकाउंट्स में तो है ना, उसमें भी शायद एक क्वेश्चन आ सकता है इशू ऑफ शेयर्स में, कि किसी पर्सन ने कोई फर्म खरीद लिया और उसके बदले में शेयर्स इशू किए। लास्ट पॉइंट क्या है, उसके बदले में वो क्या दे रहा है? शेयर दे रहा है। तो कंपनी की बुक्स में क्या होगा वो भी चेक कर लेते हैं। ये तो एक ही जर्नल एंट्री बनेगी। देखो कंपनी ने परचेज क्या कुछ किया है। कंपनी ने लैंड परचेज कर लिया 20% ज्यादा वैल्यू पे। तो कंपनी के पास लैंड एंड बिल्डिंग कितनी वैल्यू की आ गई? 6 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करेंगे 6 लाख। देन कंपनी ने फर्नीचर परचेज किया है 15% कम वैल्यू पे। तो 2 लाख में से 15% माइनस करेंगे तो कंपनी के पास फर्नीचर एक एसेट आ गया 1,70,000। सिमिलरली कंपनी ने स्टॉक परचेज कर लिया है 15% कम वैल्यू पे। तो 5 लाख 4 लाख का स्टॉक था। 4 लाख पे 15% 60,000 माइनस करेंगे, 4,40,000 का स्टॉक परचेज कर लिया। अच्छा सॉरी, स्टॉक इज 5 लाख। तो 5 लाख पे 60% माइनस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 4 जो भी आ रहा है। चलो ये आया 5 माइनस 15%। नेक्स्ट, डेटर्स कंपनी कहते हैं मैं नहीं खरीदूंगी, फर्म का कैश फर्म के पास ही रहेगा। लायबिलिटी साइड ए और बी की कैपिटल है और क्रेडिटर्स है। कंपनी कहती है मैं क्रेडिटर भी परचेज नहीं करूंगी। फोर्थ पॉइंट में यही बोला ना, कंपनी डेटर भी नहीं खरीद रही, कंपनी क्रेडिटर भी परचेज नहीं कर रही है, बट उसके बदले में वो एक और क्या चीज परचेज कर रही है? गुडविल। तो गुडविल भी डेबिट कर देंगे। गुडविल की वैल्यू है 2 लाख रुपीज। टू परचेज कंसिडरेशन, चाहे परचेज कंसिडरेशन लिख लो, चाहे फर्म का नाम लिख दो मेजर्स एबी। बेसिकली कंपनी की बुक्स में लायबिलिटी क्रिएट करनी है कि मुझे फर्म को इतनी टोटल पेमेंट करनी है। क्या टोटल पेमेंट करनी है कंपनी ने? कितना अमाउंट आ रहा है? सॉरी प्लीज रिपीट। क्लियर है सबको? पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं? उसके बाद कंपनी कहती कि मैं आपसे कुछ कमीशन भी लूंगी। ठीक है, अब ये जो कंपनी कमीशन लेगी ये भी अमाउंट परचेज कंसिडरेशन के साथ ही एडजस्ट कर लेगी, है ना। मान लो मैंने किसी को 13,95,000 रुपीज देनी है और उससे कमीशन लेनी है, तो जो नेट अमाउंट है मैं उसे सिर्फ वही पे करूंगी। तो कमीशन के लिए एंट्री क्या बनेगी? जो कंपनी कमीशन चार्ज कर रही है, कंपनी परचेज कंसिडरेशन को डेबिट करेगी या फिर फर्म के नाम को डेबिट करेगी कि हमने फर्म से पैसे लेने हैं, और अपनी इनकम रिकॉर्ड करेगी। कंपनी के लिए इनकम है ना कमीशन, एंड डेटर क्रेडिटर की वैल्यू कम हो रही है तो उसे हमने डेबिट कर दिया। कितनी कमीशन कंपनी को मिल रही है? जितने भी पैसे डेटर से मिलेंगे कलेक्ट होंगे उस पे 5%। डेटर कितने हैं? 3,30,000। तो डेटर्स पे कमीशन कितनी बन जाएगी? कितना? क्रेडिटर्स पे कमीशन है 3% ऑन अमाउंट पे। अमाउंट पे कितनी की है? कहते हैं 5,000 रुपीज का क्या मिला हमें? क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला है। तो टोटल क्रेडिटर को पे करना था 3 लाख। 3 लाख में से 5% का डिस्काउंट मिल गया, तो 15,000 का डिस्काउंट मिल गया। 2,85,000 का 3%, सॉरी 295 का 5%। तो टोटल कमीशन की इनकम हो गई। आई होप सबको क्लियर है। मैंने फर्स्ट एंट्री की है कंपनी की बुक्स में एसेट को परचेज करने की, सेकेंड एंट्री की है कमीशन रिकॉर्ड करने की। अब कंपनी कह रही है कि मैं आपको इसके बदले में ये पैसे नहीं दूंगी, मैं इसके बदले में आपको क्या दूंगी? शेयर्स। तो जब कंपनी शेयर्स इशू करेगी क्या एंट्री बन जाएगी? मेजर्स ए बी या परचेज कंसिडरेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। और कंपनी कह रही है मैं आपको शेयर किस प्राइस पे इशू करूंगी? प्रीमियम पे। कंपनी का एक शेयर है 10 रुपीज का जो कि कंपनी 2 रुपीज के प्रीमियम पे दे रही है।
₹12 पे दे रही है, तो हमें शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे? 13,95,000 माइनस 25350 डिवाइडेड बाय 12। कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं? पॉइंट्स में आ रहा है, राउंड ऑफ कर लेते हैं। 1148। ये राउंड ऑफ करके आप बता रहे हो? कम करोगे ना, ज्यादा शेयर नहीं इशू करेगी, बाकी अमाउंट कैश में पे होगी। ज्यादा शेयर थोड़ी इशू कर देंगे, कम शेयर इशू करेंगे, राउंडिंग ऑफ हम लेसर नंबर पे करेंगे और बाकी अमाउंट कंपनी क्या करेगी? कैश में रिकवर करेगी। तो मुझे टोटल अमाउंट किसी को पे करनी है 13,95,000 माइनस 25350, ये क्या अमाउंट आ रही है? शेयर्स मैंने इशू कर दिए 114137, एक शेयर है ₹10 का, प्रीमियम हो गया 114137 मल्टीप्लाइड बाय 2, 228274 आएगा। एंड जो भी डिफरेंस बचेगा वो कंपनी कैश में पे करेगी। समझ आ गया भाई? ठीक है, शायद ये सजेस्टेड आंसर से मैच ना करें, शायद उन्होंने ये एजम्पशन ली हो कि जो कमीशन है वो फर्म कैश में पे कर रही है और 13,95,000 के शेयर इशू हो रहे हैं। ठीक है, बट बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि कंपनी की बुक्स में क्या होगा। अब देखते हैं जो हमें क्वेश्चन ने बोला, फर्म की बुक्स में क्या होगा। फर्म की बुक्स में सबसे पहले सारे एसेट्स को राइट ऑफ करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग थी हमारे पास 5 लाख की, फर्नीचर था 2 लाख का, डेटर्स हैं 330 के, स्टॉक है 5 लाख का, एंड कैश का बैलेंस है 20,000। उसके बाद लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स है 3 लाख के, तो क्रेडिटर्स राइट ऑफ करेंगे 3 लाख के। ठीक है, एंड ए और बी की कैपिटल है 7,50,000 एंड 5 लाख। सब समझ आया? अब इसके बदले में फर्म को नेट अमाउंट रियलाइज कितनी हुई है, अभी हमने कैलकुलेट किया, फर्म को नेट अमाउंट रियलाइज कितनी हो रही है? 13,95,000। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन भी लिख सकते हो, कंपनी का नाम भी लिख सकते हो, सीधा शेयर्स भी लिख सकते हो कि हमें अल्टीमेटली शेयर्स मिल गए 13,95,000। ऐसा ही हुआ है ना? एंड रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने हुए हैं? जो हमने कंपनी को कमीशन दी है, कंपनी के लिए वो इनकम है और हमारे लिए क्या है? वो रियलाइजेशन का एक्सपेंस है। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, हमें कमीशन कितनी देनी पड़ी थी? 25350। तो मेरा रियलाइजेशन का एक्सपेंस कितना हुआ है? 25350। देखो भाई, रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस? प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस? 139,650। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में इक्वली। यहां तक कोई कंफ्यूजन या डाउट? इतना क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। सारे एसेट्स को राइट ऑफ कर दिया, लाइबिलिटीज को राइट ऑफ कर दिया, एक्सेप्ट डेटर एंड क्रेडिटर। जो भी अमाउंट हमें सामने वाली कंपनी से मिलनी है इंक्लूडिंग गुडविल, वो क्रेडिट कर दी। चाहे आप लोग यहाँ पे क्रेडिट में शेयर्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख लो, चाहे कंपनी का नाम लिख लो, चाहे परचेज कंसिडरेशन, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा।
फिर जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ उसे हमने डिवाइड भी कर दिया। मैं आगे चलूं। अब डेटर सेल करके हमारे पास पैसे आ गए होंगे। हमें कितने पैसे आए होंगे डेटर सेल करके? टोटल अमाउंट। डेटर्स हमने राइट ऑफ नहीं किए ना, डेटर्स हमने बेचे भी नहीं, तो अल्टीमेटली हमें पैसे मिल गए होंगे डेटर्स के 3,30,000। क्रेडिटर्स की भी हमने पेमेंट कर दी होगी। पेमेंट कितनी की होगी क्रेडिटर्स की? 2,95,000। सब क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन, अब मैं एजम्पशन ले रही हूं कि कंपनी ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कैश में पे किए हैं एंड फर्म को जो शेयर है 13,95,000 इस वैल्यू के शेयर मिले। जब मैंने कंपनी की बुक्स बनाई थी तो मैंने डिफरेंट एजम्पशन ली थी, बट सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और दूसरा पर्सपेक्टिव समझाने के लिए अब मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि फर्म कहती जो हमने आपको कमीशन पे करनी है वो हम आपको कैश में पे करेंगे एंड आप हमें 13,95,000 के शेयर दे दो। ठीक बात है भाई, सबको समझ आई है ना? तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने पे हो जाएंगे? 2,500। तो कितना कैश बच गया? जो भी कैश बच गया वो ए और बी में डिवाइड हो जाएगा। कितना अमाउंट रिपीट करो? तो हमने दोनों लोगों को 1,4,825 ईच पे कर दिया एंड अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल में भी देखूं, इसे रिकॉर्ड करूं, हमने कैश पे कर दिया है दोनों पार्टनर्स को 1,4,825 और बाकी हमने क्या किया, उनको शेयर दे दिए। जो कंपनी से शेयर मिले वो अल्टीमेटली हमने किसे दे देने हैं? पार्टनर्स को दे देने। बाकी सारे क्वेश्चंस में आप लोग एंड में क्या करते थे? बैंक से पे करते थे, बट यहाँ पे बैंक में तो पैसे है ही नहीं। हमें क्या मिला है बदले में? शेयर मिले हैं, तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स को कंपनी के शेयर दे देंगे। इक्वल रेशियो थी, इक्वल रेशियो में शेयर दे देंगे। तो 13,95,000 का हाफ। अब देख लो, दोनों पार्टनर्स का बैलेंस नील आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से। रियलाइजेशन में क्या गलत आ रहा है? किसने किया है ये? पहले 139,650 किसने बताया मुझे? ये तो कैलकुलेशन हमारी यही आता है। ये तो आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या उसमें कैलकुलेशन यही आ रही है, कैलकुलेशन कैसे है। तो फिर आपका बुक के साथ मैच नहीं करता। चलो वो मैच होते हैं उससे। हमारा ये प्रॉफिट मैच नहीं कर रहा है। टोटल ऑफ कैश ये हमारा सेम आ रहा था 29,650। कैश तो मैच कर रहा है, कैश तो यानी कि सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं है उसमें। बच्चे वो तो मैंने एक्सपेंसेस लिखी दिए ना। हाँ तो वो सीधा कैश आ गया मेरे पास। यहाँ सॉरी, यहाँ पे नहीं आने चाहिए थे लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, सॉरी, मैंने डबल बार क्रेडिट कर दिया तभी तो बुक्स नहीं मैच कर रही। मैंने 2 बार क्रेडिट कर दिया डेटर्स को। देखो मैंने 2 बार कैसे कर दिया। मैंने एक एंट्री कर दी रियलाइजेशन टू डेटर्स, एक एंट्री कर दी कैश टू डेटर्स। 2 बार थोड़ी कर सकते हैं। मेरे पास डेटर्स का एक ओपनिंग बैलेंस है, इसलिए एंड में हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा। तो डेटर्स जब मैंने सेल ही नहीं किए हैं तो मेरे पास डायरेक्टली कैश आ रहा है, तो मैं कैश अकाउंट में तो लिखूंगी टू डेटर्स एंड बाय क्रेडिटर्स, बट रियलाइजेशन अकाउंट में हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब आप ये चेंज करो। नहीं, प्रॉफिट ही आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है बेटे। 169650 169650 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 84
अब चेक करो कितना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनसे मैच नहीं हो रहा। आप एक बार, ये 8432 ही आ रहा है, ए और बी का बैलेंस बताओ एंड में, ये मैच कर रहा है कि नहीं। 825 848 या फिर रुको रुको रुको, आप मुझे ये बताओ शेयर्स में वैल्यू कितनी आएगी, इनका क्लोजिंग बैलेंस बताओ, उसका टोटल 13,95,000 आएगा। 750 प्लस 84825 माइनस 14825, ये कितना अमाउंट आ रहा है? 8 और इधर ये सेम आना चाहिए 13,95,000 के बराबर। मैं एक बार सब कुछ दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बाय चांस किसी को कुछ नहीं समझ आया तो, और आंसर में भी जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है वो भी देखते हैं। ध्यान से देखो बच्चे प्लीज सब लोग एक बार, हमें सबसे पहले एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग दी थी, हमने राइट ऑफ कर दिया, फर्नीचर राइट ऑफ कर दिया, स्टॉक राइट ऑफ कर दिया। उसके बाद हमें डेटर्स गिवन थे, वो हमने राइट ऑफ नहीं किए, क्योंकि हमें डायरेक्टली सेल करके कितने पैसे मिल गए हैं, 3,30,000। तो मैंने यहां पर लिख दिया, चाहे तो आप ऐसे लिख लो, चाहे आप रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट भी कर दो 330, और बाद में कैश आ गया 330, ये भी लिख लो। ऐसे दोनों तरीके से लिखो या ना लिखो, एक ही बात है, ठीक है। पर ऐसा नहीं कर सकते कि यहां पर डेबिट भी कर दिया एंड कैश में भी डेबिट कर दिया, तो मुझे डबल एंट्री सिस्टम अगर मैं फॉलो करूंगी तभी मेरी बुक्स मैच करेंगी, ठीक है। तो मैंने पहले डेटर्स को राइट ऑफ किया, डेबिट कर दिया, फिर उसके बाद रियलाइजेशन से मुझे 330 कैश मिल गया, उसका एक इम्पैक्ट रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड एंड सेकेंड इम्पैक्ट कैश की डेबिट साइड। सिमिलरली क्रेडिटर्स को हमने राइट ऑफ कर दिया, क्रेडिटर्स को हमने राइट ऑफ कितना किया, 3 लाख। फिर अल्टीमेटली हमने पे कितना किया है, तो पे कर दिया हमने 2,95,000। तो जो हमने क्रेडिटर्स को पे किया 295, उसका सेकेंड इम्पैक्ट कहां पर आ गया, कैश में। कैश का ओपनिंग हमें गिवन है एंड ए और बी का ओपनिंग बैलेंस भी हमें गिवन है। आप लोग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कैलकुलेट करोगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, 87 एंड जो भी हमारे पास नेट वैल्यू बचेगी उतनी वैल्यू की हम ए और बी को शेयर्स पे कर देंगे। जो हम शेयर्स उनको देंगे वो टोटल किसके साथ मैच करेगा, 13,95,000 के साथ। पहले मैंने शेयर्स को भी इक्वली बांट दिया, पर मैं शेयर्स को इक्वली नहीं बांट सकती। क्यों नहीं बांट सकती, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ए का कितना है 750, ए को मैंने 750 देने हैं, बी को मैंने 5 लाख देने हैं, तो मैं इक्वली थोड़ी शेयर्स दे दूंगी। जिसको जितने पैसे रिटर्न करने वाले हैं उतने अमाउंट के शेयर दे देंगे, ठीक है। तो दोनों को एंड में कैश में नहीं देंगे, शेयर देंगे। कितना कितना अमाउंट आ रहा है ये, फर्स्ट केस में कितना अमाउंट आ रहा है, 5,725। सॉरी ये सेकंड टाइम, सॉरी सर, हाँ बोलो, ए का बोलो, एंड 5, इसका टोटल करोगे तो 13,95,000 आ जाएगा। आ रहा है, आई होप अभी सबको क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम थी तो एक बार सब अपनी नोटबुक में अपडेट कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, ये कब आया होगा एग्जाम में, इंटर के टाइम पे आया होगा। फाउंडेशन में ये चैप्टर 24 में शिफ्ट हुआ, पहले इंटर में था। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया सबने। ये मेरा फाइनल आंसर है, अगर किसी ने भी नोट डाउन करना है प्लीज अपडेट करो अपनी बुक्स। ऐसे ही सही आएगा, नहीं तो प्रॉफिट ही सही नहीं निकलेगा।
तो एक्चुअली क्वेश्चन की स्पेशल बात सिर्फ एक ही है, एंड में हम पार्टनर्स को कैश नहीं दे रहे हैं, उसके बदले में शेयर्स दे रहे हैं। बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना था। हम आगे चल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये क्या, अच्छा मैक्सिमम लॉस मेथड, चलो ये तो स्पेशली देखो, कुछ बच्चों को वैसे भी डाउट है मैक्सिमम लॉस मेथड में, ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, हमें EFG तीन पार्टनर्स के बुक्स गिवन है, उनकी PSR गिवन है हमें 3:2:1। एक्सट्रीम कंपटीशन की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बिजनेस को डिसॉल्व करना चाहते हैं। ये हमें उनकी बैलेंस शीट गिवन है। देन रियलाइजेशन के बारे में हमें बताया गया, उनको फेब में डेटर्स की सेल से पैसे रिसीव हुए हैं 51,000, मार्च में मशीनरी की सेल से रिसीव हुए हैं 139,500, अप्रैल में फर्नीचर वगैरह से रिसीव हुए हैं 18,000, मई में जी ने बोला कि मैं इन्वेस्टमेंट्स ले लूंगा, जून में स्टॉक से सेल मिले हैं हमें 96,000। एक बार चेक कर लेते हैं सारे एसेट सेल हो गए थे नहीं। मशीनरी मार्च में सेल हो गई है, फर्नीचर अप्रैल में सेल हो गया है, इन्वेस्टमेंट्स जी ने ले ली है, स्टॉक जून में सेल हो रहा है, डेटर्स से रिकवरी हो रही है फेब में, बैंक बैलेंस गिवन है और करंट अकाउंट गिवन है। डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस, हमें लगता था कि डिसोल्यूशन का एक्सपेंस कितना होगा 13,500, पर एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ कितना 9,600। ये हमने अल्टीमेटली पे कब किए हैं 30 अप्रैल को। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि क्रेडिटर्स को सेटल किया जाएगा 50,400 में, उसके बाद जो भी कैश रिसीव होगा वो हर मंथ के एंड में हम मोस्ट इक्विटेबल मैनर में सबसे फेयर तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उन्होंने बोला कि हमारे अकॉर्डिंग फेयर तरीका क्या है, मैक्सिमम लॉस मेथड। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को, हम सॉल्व कर लेंगे। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे मैक्सिमम लॉस मेथड की, आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, पेपर में कैसे प्रेजेंटेशन करनी है वो अलग बात है। पहले हम अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं, देखते हैं प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो पहले आपने अपने पास ये लिखना है कि अमाउंट्स किस सीक्वेंस में रिसीव हुई। तो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इधर उधर बिखरी हुई दी होगी, तो आपने रफ पेज में लिख लेना है कि मुझे किस किस सीक्वेंस में पैसे रिसीव हो रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, मुझे फेब में मिल रहे हैं 51,900, मार्च में कितने मिल रहे हैं 139,500, अप्रैल में मिल रहे हैं 18,000, और अप्रैल में पेमेंट भी की है। अप्रैल में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने पे किए हैं 9600, उस इंस्टॉलमेंट के साथ ही लिख लो, ये नीचे हमें बताया गया ना कि अप्रैल में हमने 9600 पे किए। देन मई में जी ने फर्नीचर ले लिया है, तो ये मैं सेपरेटली लिख रही हूँ, मई में जी ने फर्नीचर ले ली, इन्वेस्टमेंट ले ली है 6300 की। देन जून में हमें रिकवरी हुई है, कितनी अमाउंट है जून की 96,000। तो जो भी मुझे अमाउंट्स जिस भी सीक्वेंस में रिसीव हुई, अगर किसी पार्टनर ने एसेट्स ले लिए हैं वो सेपरेटली, और अगर मैंने कोई अमाउंट पे की है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो हमने सेपरेटली लिख ली। अब क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, आपने दो स्टेटमेंट्स बनानी है। एक स्टेटमेंट बनानी है स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश टू थर्ड पार्टीज। तो जो भी बैलेंस शीट में थर्ड पार्टीज गिवन होंगी, उनको जो भी अमाउंट पे करने वाला है वो हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट में लिख देंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या बताया गया, किसे किसे पे करने वाला है, क्रेडिटर को, एंड एक पार्टनर का लोन भी पे करने वाला है। पहले ऑब्वियसली इन दोनों की पेमेंट होगी, तो क्रेडिटर की पेमेंट है 51,600 एंड पार्टनर को लोन पे करना है 15,000 का। इन्हें किस डेट को कितनी अमाउंट पे करेंगे अभी हम आगे देखते हैं। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश टू पार्टनर्स। अब देखते हैं पार्टनर्स को कितना कितना पे करना है। तो हमें तीन पार्टनर्स गिवन है,
E, F and G। राइट, अब सबसे पहले देखते हैं E को कितना पे करना है। E को पे करना है 113100 प्लस 26,400 प्लस 1,08,000 का 3/6 पार्ट। रिजर्व भी तो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे ना, तो E को टोटल पेमेंट मुझे कितनी करनी है? वन नाइन। अब कैलकुलेट करते हैं F को टोटल पेमेंट कितनी करनी है। F को मुझे पे करना है 35,400 माइनस करेंगे उसका नेगेटिव बैलेंस 18,000 प्लस करेंगे रिजर्व्स में उसका शेयर 2/6। तो F को हमने पे करना है 53400। दो बच्चे चेक कर रहे हैं ना, जहां पे भी गलती हुई बता देना। नेक्स्ट G को हमने पे करना है 31,500 प्लस 6,000 प्लस 1,08,000 में 1/6 शेयर। तो ये अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करने की तैयारी कर ली कि किस पर्सन को कितना पे करना है। अब हम एक एक चीज करके पे करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो हमारे पास ऑलरेडी बैंक में कितने पैसे पड़े हैं 29,700, पर हमें क्या लगता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे 13,500। तो मेरे पास राइट नाउ बैंक का बैलेंस है 29,700। मुझे एक्सपेक्टेड है कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होंगे 13,500। तो अभी मैं कितने पैसे यूज कर सकती हूँ? आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अभी तो मतलब क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल। हाँ जी, बैंक बैलेंसेस 29,700 एंड हमें लगता है एक्सपेंसेस होंगे 13,500। तो हमारे पास बैंक में कितने फंड्स अवेलेबल हैं 16,200। यहां तक सबको क्लियर है भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन सबको क्लियर है? चलो अब ये 16,200 पे सबसे पहला राइट किसका है? तो क्रेडिटर्स को पे कर दें, बैंक बैलेंस जो भी अवेलेबल है हम क्रेडिटर्स को पे कर देंगे 16,200। अब इसके बाद पार्टनर का लोन पेंडिंग है 15,000 का, क्रेडिटर्स की पेमेंट पेंडिंग है 35। अच्छा वो भी कर लेगा। हमें क्वेश्चन में एक और चीज बताई गई है कि हमें क्रेडिटर से डिस्काउंट भी मिल रहा है। हम क्रेडिटर्स को अल्टीमेटली सेटल किस अमाउंट में कर रहे हैं 50,400। तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है 1,200 का, तो डिस्काउंट भी माइनस कर देते हैं। तो नेट अभी क्रेडिटर्स को कितने पैसे देने बाकी हैं 34,200 एंड लोन देना बाकी है 15,000। अब उसके बाद हमने लिखा हुआ है हमें क्वेश्चन में सबसे पहले फेब में मिले 51,900। तो फेब में जो पैसे मिले हैं उनसे दोनों की पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो फेब वाली जो अमाउंट थी उससे 34,200 क्रेडिटर का भी पे कर दिया, 15,000 पार्टनर का भी पे कर दिया लोन का, एंड इनका बैलेंस क्या रह गया नील। अब इनके सारे पैसे दे दिए। ठीक है, पर फिर भी हमारे पास कुछ पैसे बच गए। कितने पैसे बच गए? हमारे पास थे 51,900 माइनस हमने पे कर दिया है 34,200 माइनस पे कर दिया है 15,000। कितने पैसे बच गए? तो अब हमें ये सोचना है ये 2,700 पे सबसे ज्यादा राइट किसका बनता है? EFG में से सबसे ज्यादा राइट किसका बनता है, किसको ये पैसे मिलने चाहिए? इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट नंबर 1, फेब वाली इंस्टॉलमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? फेब इंस्टॉलमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या अमाउंट बचा था हमारे पास? तो पहले देखते हैं कि EFG को कितनी कितनी अमाउंट पे करने वाली है। तो EFG को पे कितना करने वाला है 193500।
एंड जी का? 555 तो टोटल अमाउंट कितना है पे करने वाला? सबको समझ आया मैं क्या कर रही हूँ? मैं ये प्लान कर रही हूँ कि 2700 पे सबसे ज्यादा राइट किसका बनता है। क्वेश्चन ने बोला है मोस्ट इक्विटेबल मैनर में पे करो, तो मैंने एक स्टेटमेंट में लिख लिया कि EFG को कितनी अमाउंट पे करने वाली है, टोटल अमाउंट कितनी पे करने वाली है। अब मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 299 नहीं 777 ये हमने मैक्सिमम लॉस कैसे निकाल लिया? हमने ये एज्यूम किया कि मान लेते हैं इसके बाद किसी से भी पैसे नहीं मिले, ये लास्ट पैसे मिले, तो टोटल पेमेंट करनी थी 302,400 की, मेरे पास अवेलेबल है सिर्फ 2700, तो इसमें से ये अमाउंट माइनस कर देंगे तो ये मैक्सिमम लॉस है। अब ये लॉस किस रेशियो में डिवाइड होना चाहिए? 3:2:1 डिवाइड करते हैं उसमें कितना? लाउडर। 149,850 शायद मैंने कुछ गलत लिखा है, दोबारा बोलना। 999 ठीक है जी, तो मैक्सिमम लॉस एडजस्ट करने के बाद कितना कितना अमाउंट बनता है? कितना? एफ का हाँ जी, सबको समझ आया यहाँ तक? आगे चलें? समझ आया? चलें आगे। अब देखो आगे क्या हुआ। एफ का बैलेंस नेगेटिव हो गया, तो हम ये मान के चलेंगे एफ इंसॉल्वेंट है, ये कोई भी पैसे नहीं लेके आ सकता, तो जो एफ का लॉस है वो कौन बियर करेगा? ई और जी। किस रेशियो में बियर करेंगे? तो इस रेशियो में 46500 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा हाँ, तो इस क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल गिवन है, तो जो फिक्स कैपिटल की रेशियो है उसी रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो आप इन दोनों अमाउंट्स की रेशियो निकाल लो क्या बनती है। 113100 एंड 31,500। इस रेशियो में हम एफ के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एफ का लॉस मुझे गिवन है 46,500। कितना? मेरा पॉइंट 363 कैसे पॉसिबल है? यहाँ 35,000 है, टोटल तो 46,500 ही बनना चाहिए ना बच्चे। ये रेशियो है 1131 46,500 मल्टीप्लाइड बाय 113100 डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल। तो फर्स्ट का कितना आ रहा है? 36,370 समझ आ गया भाई? अब जी का बैलेंस भी क्या आ रहा है? नेगेटिव, तो जी का लॉस भी कौन बियर करेगा? ई। इसका मतलब कि सबसे पहले राइट किसका बनता है? ई का। आपको ये स्टेप आगे करने की जरूरत ही नहीं, बस आपको पता चल गया ये 2700 पे किसका राइट बनता है? ई का। तो हम सबसे पहले किसे पे कर देंगे? तो फेब वाली इंस्टॉलमेंट वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने कैलकुलेशन की, हमें पता चला ई को पे करना चाहिए 2700। मैं इस मेथड का ना तुम्हें लॉजिक भी समझाती हूँ, फिर तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगी चीज। बच्चे मान लो कि PSR है इक्वल, मिस्टर ए की इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, मिस्टर बी की इन्वेस्टमेंट है 50,000। फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो सबसे पहले पैसे किससे मिलने चाहिए?
हाँ जी, सब ध्यान से सुनो। मैं आपको ये बोल रही हूँ, एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि मान लो किसी फर्म की पीएसआर इक्वल है, दो पार्टनर्स हैं, ए ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 5 लाख, बी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 50,000। अगर ये फर्म वाइंड अप होगी तो जो भी पैसे आएंगे सबसे पहले किसका राइट बनता है? जब तक हम ए को 4,50,000 नहीं दे देते तब तक किसका राइट बनता है? ए का। उसके बाद ए की कैपिटल भी कितनी रह जाएगी और बी की कैपिटल भी कितनी रह जाएगी? मतलब कि आपका गोल क्या है? कैपिटल रेशियो को पीएसआर में लेके आना। कि अगर किसी पर्सन ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 5 लाख बट उसे शेयर 1/2 ही मिल रहा है और दूसरे को 50,000 इन्वेस्ट करके ही 1/2 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इसका राइट ज्यादा बनता है। क्वेश्चन ने क्या बोला? मोस्ट इक्विटेबल मैनर में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो मोस्ट इक्विटेबल मैनर, सबसे फेयर चीज क्या होगी? तो पहले ए के पैसे वापस करें। तो हम लोग इससे यही कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि सबसे ज्यादा राइट किसका है। तो जो हमने वर्किंग नोट बनाया उसमें हमने कहा मान लो सबसे ज्यादा लॉस हो गया तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर जिस पार्टनर की कैपिटल पॉजिटिव है उसका सबसे ज्यादा राइट बनता है, उसको पैसे वापस कर देंगे। जब तक कैपिटल रेशियो पीएसआर में नहीं आ जाती तब तक हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। जब कैपिटल रेशियो पीएसआर के बराबर आ गई उसके बाद जो भी इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी उसे हम पीएसआर में डिवाइड कर देंगे। समझ आई बात? इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये तो पहली इंस्टॉलमेंट हमने दे दी। पहली इंस्टॉलमेंट देने के बाद बैलेंस क्या बचा हमारे पास? 53,400 एंड 55500। उसके बाद हमें मार्च में कुछ पैसे और मिल गए। मार्च में हमें कितने पैसे मिल गए? 139,500। अब हम देखते हैं मार्च की इंस्टॉलमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। तो सेकेंड वर्किंग नोट नंबर बना लिया मैंने। हमने लिखा ई एफ जी की कितनी पेमेंट करनी है। ई की पेमेंट हम लोगों ने करनी है, अभी हम लोगों ने जो नई वैल्यू निकाली 190,800। बी की करनी है 53,400 एंड जी की करनी है 55500। तो टोटल पेमेंट कितनी करनी है मैंने? 29। एंड मेरे पास फंड्स अवेलेबल कितने हैं? मार्च में हमारे पास फंड्स अवेलेबल है 139,500। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना है? ये लॉस किस रेशियो में डिवाइड होना चाहिए? 3:2:1। इसे डिवाइड करो। तो अब एफ का तो कोई राइट ही नहीं बनता, अभी एफ को तो पैसे वापस ही नहीं मिलने चाहिए। उसे शेयर मिल रहा है 2/6, उसने इन्वेस्टमेंट सिर्फ 53,400 की हुई है एंड बाकी सबने उससे ज्यादा। देखो जी का शेयर है 1/6, जी की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 55500। ध्यान से एनालाइज करो, शायद ये वर्किंग नोट तुम्हें बनाना भी नहीं पड़ेगा थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद। जी का शेयर कितना है? 1/6, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 55500। तो एफ का शेयर है 2/6, आइडियली उसकी इन्वेस्टमेंट उससे डबल होनी चाहिए थी। तो पहले राइट किसका बनेगा? ऑब्वियसली जी का बनेगा। एंड जी से ज्यादा शेयर, जी की इन्वेस्टमेंट अगर 55500 है मल्टीप्लाइड बाय 3, पहला राइट किसका बनता था? ई का। उसके बाद एंड में पैसे एफ को मिलने चाहिए। तो कितना अमाउंट बच रहा है हमारे पास? प्लीज रिपीट। एंड यहाँ पर ठीक है, इन दोनों का टोटल देखो यही आ रहा है 139,500। जब भी आपके पास पॉजिटिव बैलेंस बचेगा एंड में पॉजिटिव बैलेंस वही होगा जो आपके पास फंड्स अवेलेबल है। तो हम ई को कितने पैसे दे देंगे? 110,700। एफ को कोई भी पैसे नहीं देंगे और जी को कितने पैसे दे देंगे? क्या अमाउंट थी? 28800। तो जब मैंने ये अमाउंट पे कर दी अब बैलेंस कितना रह गया? तो अब क्या आपको दिख रहा है कि कैपिटल रेशियो और पीएसआर है सेम है? अब क्या कैपिटल रेशियो 3:2:1 हो गई है? चेक कर लो।
जब सबके बैलेंसेस पॉजिटिव आ गए तो जो कैपिटल रेशियो वो अपने आप ही पीएसआर बन चुकी होगी। अब जो भी पैसे आएंगे बिना किसी टेंशन के किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पीएसआर में। तो अब जो मेरे पास अप्रैल में इंस्टॉलमेंट आई, अप्रैल में हमें कितने पैसे रिसीव हुए, -9600 हमने पे कर दिए। 84 पर ध्यान से देखो, हमने बैंक में पैसे रखे कितने हुए थे, 13,500, पर उसमें से पे अभी सिर्फ कितने किए, 9600। तो बैंक में कुछ पैसे बच गए होंगे हमारे पास। कितने पैसे बच गए होंगे, कितना अमाउंट आ रहा है, तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी है, 12,000। अब ये 12,300 को कैसे डिवाइड कर देंगे, 3:2:1 में। अप्रैल में मैंने कैसे कैलकुलेट किया, 18,000 फंड्स अवेलेबल थे, प्लस 13,500 बैंक में पड़े थे, माइनस रियलाइजेशन का एक्सपेंस है 9600। तो हमारे पास अमाउंट बच गया, क्या अमाउंट आया था, 21,900 चेक कर लो, 18,000 प्लस 13,500 माइनस 9600। इसे 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, आगे नहीं, बच्चे ये देखो ना, बैंक में हमने कितने पैसे रखे थे संभाल के रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस के लिए, 13,500। 18,000 हमें सेल करके मिल गए, तो हमने रखे कितने थे, 18,000 और 13,500, पर यूज सिर्फ कितने हुए हैं अभी तक, 9600। तो हमारे पास कितना, आप लोग करो यार कैलकुलेशन, 18,000 प्लस 13,500 माइनस 9600, 21,900। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करो, 2/6 कितना आएगा, 7। एंड में बैलेंस कितना रह गया, कितना, 8305 चाहे दोबारा चेक कर लो, ये पीएसआर में ही होगा, अभी भी ये पीएसआर ही होगी। जब ओपनिंग पीएसआर में है, जो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए वो भी पीएसआर में है, तो मैथमेटिकली क्लोजिंग भी किस में आएगा, पीएसआर में ही आएगा। अभी कितने लोगों को 100% क्लियर हो गया भाई चैप्टर, 100% क्लियर है, वेरी गुड, वो सही समझ आया, आ गया। अब उसके बाद देखो, शांत थोड़ी होंगे वो, फिर वो कोई स्पेशल बात कर देंगे। फिर वो कहते हैं मई में उसने क्या किया, जी ने इन्वेस्टमेंट्स ले ली 6,300 की। तो ये तो फेयर चीज नहीं है, जो भी पैसे लेने थे पीएसआर में लेने चाहिए थे, पर इन्वेस्टमेंट किसने ले ली, जी ने 6,300। ठीक है, फिर मई में हम लोग क्या करेंगे, जी को इन्वेस्टमेंट दे देंगे 6,300। अब जब जून में हमें पैसे मिलेंगे, हम पहले किसे पैसे वापस करेंगे, ई और एफ को, फिर अगर पैसे बचेंगे तो जी की टर्न आएगी। अब हमें जून में कितने फंड्स मिले हैं, 96,000। अब मैं 96,000 को पीएसआर में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, पहले मैं 6,300 का डबल विच इज इक्वल टू 12,600 इसे पे करूंगी, एंड 18,900 मैं इसे पे करूंगी। ये अमाउंट मैंने कैसे कैलकुलेट की, अगर किसी ने 6,300 लिया है, पीएसआर है 3:2:1, तो इसका डबल अमाउंट एफ को भी वापस करनी चाहिए, एंड 3/6 की रेशियो में मुझे किसे पे करना चाहिए, ई को पे करना चाहिए। समझ आ गया मैंने क्या किया, ठीक है। तो मेरे पास जून में टोटल फंड्स थे कितने, 96,000। 96,000 में से अब यूज कितने हो गए हैं बताओ, 96,000 में यूज कितने हो गए, जून में 96,000 आए, मई में तो इन्वेस्ट, हाँ ये जून में डिस्ट्रीब्यूशन है,
ये दोनों जून की डिस्ट्रीब्यूशन। मई में हमारे पास इन्वेस्टमेंट आई है, मई में हमने जी को इन्वेस्टमेंट दे दी। अब जून में जब पैसे आएंगे हम उसे पीएसआर में नहीं डिवाइड करेंगे क्योंकि जी ज्यादा पैसे ले चुके हैं। तो जून में हमारे पास जो पैसे आए पहले हम सेम रेशियो में ई और एफ को पे करेंगे, फिर जो पैसे बच जाएंगे वो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मेरी बात अगर कोई नहीं समझा दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो। लेट से हम सारे पार्टनर्स को पैसे वापस कर रहे हैं। अब ए का भी 50,000 देना बाकी है, बी का भी 50,000 देना बाकी है, दोनों को 50,000 देना बाकी है एंड दोनों की रेशियो भी कितनी है, इक्वल। अब हमारे फर्म के पास एक इन्वेस्टमेंट थी एंड बी हमें कहता मैं तो ये इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 10,000। तो अब ए को कितना बैलेंस रह गया एंड बी को कितना बैलेंस रह गया 40। अब नेक्स्ट मंथ हमें 30,000 रुपए मिले, तो क्या ये 30,000 पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए? नहीं, क्योंकि रेशियो तो हिला दिया उसने। अगर 10,000 बी ने विड्रॉ कर लिया तो इसे भी पहले 10,000 मिलना चाहिए। फिर अब इसकी कैपिटल भी कितनी रह गई 40, इसकी कैपिटल भी कितनी रह गई 40। 30 में से 10 यूज हो गया, बाकी पैसे कितने बचे 20। अब ये 20 को पीएसआर में डिवाइड कर देंगे। पॉइंट है कि सब कुछ फेयर तरीके से होना चाहिए। अगर किसी पार्टनर ने पीएसआर से कम रखी हुई है कैपिटल रेशियो तो हम पहले उसे पैसे देंगे ही नहीं, पहले बाकी सबके पैसे रिटर्न करेंगे, उसकी टर्न एंड में आएगी। राइट है? तो जब जी ने इन्वेस्टमेंट्स ले ली 6,300 की, तो जैसे ही हमें जून में 96,000 मिले, यहाँ पे पीएसआर थी 3:2:1। हमने 6,300 को ही 3:2:1 में कन्वर्ट करके पता किया कि एफ को पे करना चाहिए 12,600 एंड ई को पे करना चाहिए 18,900। इतना कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? ये मैंने कैसे निकाला है? एग्जैक्टली, मुझे बेसिकली पीएसआर और कैपिटल रेशियो को सेम रखो, वही फेयर चीज है। कोई ऐसा है जिसे ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट हुई समझ नहीं आई? बच्चे अगर 1/6 वैल्यू 6,300 है तो 2/6 वैल्यू इसका डबल होगी। डोंट टेल मी तुम्हें नहीं समझ आया। क्लियर है ना? अब ई का बैलेंस कितना बचा और एफ का जी का कितना कितना 150। तुम खुद क्यों नहीं करते? अब बताओ बैलेंस क्या है? 16,757। अब जून में कुछ पैसे बच भी गए। जून में कितने पैसे बच गए? 96,000 में से यूज कितना हुआ है -18,900 -12,600। दोबारा इसे बीएसआर में डिवाइड कर दो। 215। अब इसके बाद कोई पैसे नहीं है तो अल्टीमेटली बाकी का अमाउंट पार्टनर्स का क्या हो गया? लॉस। लॉस कितना हो गया जी? 18,000। अब देखो क्वेश्चन चेक कैसे करना है, तुम्हारा सारा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जो एंड में लॉस आया वो भी किस रेशियो में आना चाहिए? यही तो हमारा गोल था कि पार्टनर लॉस किस में बियर करे? पीएसआर। तो एंड में जो पार्टनर्स को लॉस हुआ वो 3:2:1 में आ रहा है। ये भी सही है कि नहीं ये भी चेक हो जाएगा। लॉस कितना हुआ टोटल? 36,000। इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है? 36,000। देखते हैं कि सच में लॉस कितना हुआ। आप चेक करो टोटल पे कितना करना था, कैलकुलेटर पे इन तीनों का टोटल कर लो जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पार्टनर्स को पे करना था। ठीक है, फेब में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 2,700 तो माइनस कर दो 2,700। मार्च में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 1,395,000। ठीक है, अप्रैल में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है 21,900। मई में डिस्ट्रीब्यूट किया है 6,300। जून में डिस्ट्रीब्यूट किया है 96,000।
तुम्हें एंड में बचा लॉस ही कितना हुआ है 36,000। वो लॉस किस में डिवाइड हो गया, टीएसआर। अगर 60% क्वेश्चन भी समझ आ गया, आई एम हैप्पी। ऑब्वियसली खुद करके ही कॉन्फिडेंस आएगा, मेरे करने से नहीं आएगा। अभी एक मिनट, एक क्वेश्चन खुद कर सकते हो, ट्राई करोगे। एमटीपी का क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में कोई फोर्थ क्वेश्चन तो कर चुकी है ना। आरटीपी का क्वेश्चन आप लोग पहले खुद सॉल्व करो। ये तो हो गया मैं ये हो गया, होमवर्क तो दिया था पर तुम्हें मेथड ही नहीं समझ आया था। समझ आ गया सबको। फिर लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन करें, अभी जो थोड़े दिन पहले पेपर हुए वहां से चेक हो जाएगा ना। मैं जल्दी दिखा देती हूँ। तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम्हें ये आएगा, पीएसआर कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इतनी अच्छी किस्मत तो नहीं है तुम्हारी। आया हुआ यार एक एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ। आईजे की बुक पे टॉपिक है, ऐसा थोड़ी पेपर में आएगा। एंड अगर अब तक नहीं आया ये सेम क्वेश्चन ठीक है। असाइनमेंट वाले क्वेश्चन हो गए थे। कौन सा और 33 नहीं हुआ। हाँ जी एवरीवन प्लीज इधर देखो भाई, इतना भी नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ इसका मतलब ये थोड़ी है तो डेसिबल थिंग इजी करते रहोगे। लास्ट पॉइंट मतलब ये नहीं समझ आया। अभी देख हाँ जी देखो, बाकी सब लोग यहाँ पर देखो, जो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था कि एंड तक पार्टनर्स का सबका पॉजिटिव बैलेंस आ ही नहीं रहा है।
एंड तक एक पार्टनर का क्या बैलेंस आ रहा है, नेगेटिव। तो अभी आमतौर पे तो हमने क्या सोचा हुआ है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम ये मान लेंगे कि जिसका नेगेटिव बैलेंस है वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसका लॉस बाकी के पार्टनर्स बियर करेंगे। पर अगर एंड तक उसका पॉजिटिव बैलेंस नहीं आया और सारे एसेट बेच दिए, अब 800 का लॉस ए और सी थोड़ी बियर करेंगे, वो बी को बोलेंगे हमें पैसे दो। तो बी कितने पैसे लेके आएगा, 800। जो उसका नेगेटिव बैलेंस था वो पैसे लेके आएगा एंड उसे हम डिवाइड कर देंगे बाकी दोनों पार्टनर्स। एंड में सबका पॉजिटिव बैलेंस आ जाएगा, नील नहीं, इनका मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव बैलेंस। उन्होंने कहा लिखा कि बी इंसॉल्वेंट है, आपने कहा हमने ये देखो उन्होंने स्पेशली बोला नो पार्टनर इज इंसॉल्वेंट। तो जब तक मुझे एसेट सेल करके पैसे मिल रहे हैं तब तक मैंने जिस पार्टनर का बैलेंस नेगेटिव है उसे इंसॉल्वेंट मान लिया, हमने किसी से पैसे नहीं मंगवाए क्योंकि अभी फर्म को के एसेट्स को सेल करके पैसे मिल रहे हैं, हम वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। पर जब एंड पॉइंट आ गया, फर्म के सारे एसेट खत्म हो गए, अब फिर भी बी का बैलेंस नेगेटिव आ रहा है तो वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, तो हम उसे बोलेंगे जो नेगेटिव बैलेंस है वो तुम हमें दो। और एंड में सारे पार्टनर्स का जो लॉस है वो पीएसआर में होना चाहिए। सिंपल लॉजिक है। देखो लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले ये बैलेंसेस ड्यू थे, हमें मिला है 600 रुपीज। तो जो 600 रुपीज मिले उससे ये नेगेटिव बैलेंस आ गया, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करके मैक्सिमम लॉस को ये नेगेटिव बैलेंस आ गया 800 माइनस 800 प्लस 600। अब हमने इसे बोला तुम 800 लेके आओ, ये जो 800 लेके आया हमने फर्स्ट पार्टनर को पे कर दिया और हमारे पास 600 रुपीज थे, ये 600 हमने किसे दे दिए, लास्ट पार्टनर को दे दिया। तो जो 600 हमारे पास लास्ट में आए थे वो 600 हमने किसे पे कर दिए, इस पार्टनर को, एंड जो 800 ये लेके आया था वो इससे पे कर दिया। एंड में क्या होगा एक्चुअली 7600 में से 800 इसे मिल गया तो इसका बैलेंस कितना आएगा, 7600 माइनस 800 6800। इसका बैलेंस था 6000 रुपीज, ये 800 और ले आया तो इसका बैलेंस अब कितना हो गया, एंड लास्ट पार्टनर का बैलेंस था 7400, इसे दे कितने दिए 600, तो इसका बैलेंस भी कितना हो गया। तो एंड में जो इनका लॉस है वो किस रेशियो में आ गया, ठीक है अक्षरा। अरे टोटल कर लेना तो 1400 कर, ऐसे कर 7600 6000 एंड 7400, मुझे पता था तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है। एक को देना है मैंने 7600, एक को 6000 एंड एक को 7400, पर मेरे पास अवेलेबल है सिर्फ 600, तो मुझे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, दैट इज कितना अमाउंट आ रहा है लॉस का। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे तीनों पार्टनर्स में इक्वली, इन तीनों का अमाउंट आ जाएगा। अब हमारे पास बैलेंस आ गया 800 माइनस 800 एंड अब फर्म कहती और कोई एसेट ही नहीं बचा, मेरे पास और पैसे है ही नहीं, तो अब लास्ट के 600 पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। तो फर्म के पास कितने पैसे पड़े हैं एंड बी कितने लेके आएगा, टोटल फर्म के पास कितने पैसे हो गए, इसका शेयर बनता ही कितना था, कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट था इसका 800, इसे हम 800 दे देंगे, इसे 600 दे देंगे, 1400 में से कोई भी 800 दे दो, जरूरी नहीं कि उसका ही 800 देना, वो बाय चांस फिगर सेम आ रही है, ठीक है। अब ये 800 रुपीज और लेके आ रहा है, तो एंड में हुआ क्या, एंड में लॉस या बैलेंस कितना आ गया, इसका बैलेंस था 7600, इसे हमने पे कर दिया 800, तो इसका बैलेंस कितना बचा 6800, इसका बैलेंस था 6000, ये 800 और ले आया तो इसका बैलेंस भी कितना बचा, सिमिलरली इसका बैलेंस था 7400, इसे 600 पे कर दिया तो बैलेंस कितना बचा। तो जो इस क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन है ना, मुझे पर्सनली इससे कम क्लैरिटी आती है, इसलिए मैंने वर्किंग नोट आपको अलग बनवाया है कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं उसकी स्टेटमेंट अलग बनवाएंगे, वहां से आपको और बेटर क्लैरिटी आई होगी। क्लियर है भाई सबको, ठीक है। नेक्स्ट मेथड कल करते हैं, ब्रेक लेते हैं फिर लॉ पढ़ेंगे। कल हमारी पार्टनरशिप की लास्ट क्लास
है